आप देख रहे हैं आपका फैसला 2014। 1:32 हो गए हैं और वक्त ये है वोट शेयर पर नजर डालने का, क्योंकि इससे पहले का जो वोट शेयर रहता है वो बहुत कम सीटों का वोट शेयर रहता है। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र के मनीषा प्रियम वोट शेयर पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि शिवसेना, जो कि पिछली दफा 21% वोट शेयर पे थी, इस बार 20% वोट शेयर पे, 1% कम, 20% अब तक का। कांग्रेस 17% पर है, एनसीपी 23% पर। तो यानी कि इन पार्टियों का वोट बहुत हद तक टूटा नहीं। हालांकि बीजेपी का खुद का वोट शेयर 26% है, पिछली दफा से 12% ज्यादा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो जो एक कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों को लग रहा था कि एनसीपी कांग्रेस घुटने टेक देंगे, वैसा नहीं हुआ है कतई। पार्टियां अपने अपने गढ़ में अपना अपना वोट शेयर बचाने में कामयाब रही, और ये दिखाता है कि लोकसभा के चुनाव में और असेंबली इलेक्शन में बहुत फर्क है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। 3 बातें मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे। सबसे पहला तो ये कि राजनीति में जो आप वोट शेयर की बात कर रहे हैं, ये अंक गणित नहीं है, धनात्मक न्याय नहीं है, गुणात्मक न्याय है। और गुणात्मक न्याय यदि महाराष्ट्र का देखें तो आपको देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र का जो मैप है, इसमें स्थानीयता की भावना जो है वो प्रबल उभरी है। ये पूरे जितने वोट्स हैं वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग हो रहा है। तो इस मत के बाद हम ये तीसरी बात ये कि ध्यान रख सकते हैं कि आगे की जो भी राजनीति होगी महाराष्ट्र में, उसमें भाजपा की तरफ से भी शासन एक तरफ चलेगा, राजनीति एक तरफ प्रबल रहेगी, और क्षेत्रीयता की राजनीति जो है वो आगे की राजनीति भाजपा की भी महाराष्ट्र में होगी। विदर्भ की राजनीति अलग होगी, मुंबई की राजनीति अलग होगी। बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन एक बार जरा फिर से अगर वो तस्वीरें दिखा सकें। आज फडणवीस साहब फूले नहीं समा रहे, बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी, वो बहुत दिलचस्प तस्वीर है। ये देखिए, साहब आज गोद में उठा लिए गए हैं, आसमान की तरफ उछाले जा रहे हैं, और बहुत ही ये तस्वीरें बताती है कि बीजेपी कैसे इस जश्न को बनाने की तैयारी में। सेंचुरी हैवी वेट फिलहाल वाकई में हैवी वेट, एक हाँ भारी भरकम नेता जैसे हिंदी में कहते हैं, नागपुर के मेयर हुआ करते थे। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री वाला जो पूरा मामला था, वो सिंहासन इस तरह से बरकरार रहेगा या नहीं, पर अभी भी अगर आप देखें जिस तरीके से पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ओम माथुर खुद इनको कंधों पर उठा के चढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि अभी भी पार्टी की पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस ही कोशिश करेंगे लेकिन क्या शिवसेना मानेगी कि नहीं मानेगी? हाँ, यहीं पर पेच फंसेगा। लेकिन मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब, हिंदुस्तान की राजनीति एक अहम मकाम पर है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दोनों ही स्टेट्स में, राज्यों में बिना किसी चेहरे की गई जबरदस्त, हरियाणा में तो जबरदस्त परफॉर्मेंस, 4 से 49 तक पहुंचना कम से कम रुझानों के मुताबिक। महाराष्ट्र में 25 वर्ष में कोई सेंचुरी नहीं बना पाया, आगे निकल गए उसके। क्या कांग्रेस पार्टी को यह एहसास है कि गांधी परिवार से आगे आप लोगों की सोच निकलती नहीं? आपको ये दिखता नहीं कि वोटर और उसकी प्राथमिकता कहां से कहां पहुंच गई हैं? आप वही तुष्टीकरण की राजनीति और अलग अलग तरह के किस्मों में अटक कर रह गए हैं, उलझ कर रह गए हैं। और अब महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जो कि इतने वर्षों से गढ़ था, आपका एक तरह से सफाया हो गया है। तीसरे चौथे नंबर के लिए आप कंपीट कर रहे हैं। अंजना जी, आपकी सारी बातों को मैं बड़े गौर से सुन रहा था। एक लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगा, तुष्टीकरण। अगर आप भी ये बात बोलने लगे, उसूलों की बात करना तुष्टीकरण नहीं होता। और चाहे इलेक्शन हारो या जीतो, कभी कभी अपने उसूलों पर जिंदा रहना पड़ता है, और इलेक्शन ही उसका कोई मात्र एक वो नहीं है, मेराज नहीं है कि जहां से सब कुछ हासिल किया जाता है। आपने देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आपके चैनल पर मुझे बहुत देर के बाद मौका मिला बात करने का। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आवाम ने जो फैसला दिया है वो मान्य है, उसको कबूल करना चाहिए। डेमोक्रेसी की यही स्ट्रेंथ है। आज हम हारे काफी। पर मीम अफजल साहब, जब हम लोग इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ महाराष्ट्र का दौरा कर रहे थे, तब हमने जो बातचीत की तमाम आपके प्रत्याशियों से, उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो पार्टी प्रेसिडेंट हो राज्य के या फिर उस शहर की इकाई के अध्यक्ष हो, वो फोन नहीं उठा रहे थे। वो शिकायत कर रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को पैसा नहीं मिल रहा, फंडिंग नहीं हो रही, कि हर उम्मीदवार को कहा गया है कि अपना धन खुद इकट्ठा करो, पार्टी उनकी मदद नहीं कर पा रही। और ये महाराष्ट्र में, जो कि पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, ऐसे में लग रहा है कि पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बिखर गया है, टूट गया है। नहीं राहुल जी, ऐसी बात नहीं है। आप तो इसकी बात कर रहे हैं, मैं लोकसभा की भी बात करता हूँ। काफी लोग ये शिकायत लोकसभा में भी करते थे कि हमको जो है वो पैसा पूरा नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जाहिर है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी ने जिस अंदाज से पैसे खर्च करने होते हैं और जो एक इलेक्शन के अनुशासन के तहत करने होते हैं, वो किए हैं।
और मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि बीजेपी ने क्या खर्च किया, हमने क्या खर्च किया, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। अफजल साहब, सच ये है कि आपकी पार्टी के उम्मीदवारों ने, एक सेकंड, ठीक है हम पैसे में नहीं उलझते, सच ये है कि आपकी पार्टी के उम्मीदवारों ने पहले ही हार मान ली थी। वर्ली से जो सचिन अहिर के खिलाफ आपके कैंडिडेट हैं, कैंपेनिंग के आखिरी 2 दिन दिखे ही नहीं थे, अपने इलाके में नहीं गए थे, इतनी पूरी तरह से वो आश्वस्त थे कि मैं तो हार ही रहा हूं। ये जो हार आपकी पार्टी ने स्वीकार लिया, ये जो राहुल गांधी, सिर्फ कुल मिलाकर मैंने देखा, पहले तो लगता था 3-4 रैलियां की, लेकिन बाद में आंकड़े दिखा रहे थे कि लगभग 12 रैलियां उन्होंने की। राहुल गांधी को इस्तेमाल करने में अब आप लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि यूपी की तस्वीर है, तमाम जगहों की तस्वीर है। कहां खड़ी है आपकी पार्टी? आईने में देखने को आप लोग ईमानदारी से तैयार भी हैं? देखिए, हम बिल्कुल ईमानदारी से अपने आप को आईने में देख रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि मोदी जी ने जो दावे किए थे, और आपने देखा कि जो चुनाव अभी इससे पहले बाई इलेक्शंस हुए थे, उसके अंदर मोदी जी कहीं नहीं गए थे और आपने उसका नतीजा देखा। मोदी जी ने किसी भी प्रधानमंत्री का, आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से किसी का भी आप नाम लें, किसी ने कभी भी स्टेट इलेक्शन में इतनी रैलियां नहीं की। 37 रैलीज की हैं उन्होंने, 10 हरियाणा में की हैं और 27 महाराष्ट्र में की हैं। और उनका जो एक कनेक्ट करने का मिजाज है, या वो जिस तरह की बातें करते हैं, बहुत ओरेटर हैं, उसका असर है, लेकिन उतना नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा दे रहा हूं, आपने अभी डिटेल्स बताई कि जो 23 सीट जीते हैं, तो उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को 132 सीट आना चाहिए था, और शिवसेना 18 सीट जीते हैं, 100 आना चाहिए था। हम 2 सीट जीते हैं, हमको ज्यादा से ज्यादा 16 सीट आ सकती थी, लेकिन हमने बढ़ोतरी की है, उन्होंने वो घटे हैं। तो मोदी जी का जादू महाराष्ट्र में नहीं चला है, जहां का बहुत ज्यादा उनका सर वो 120 सीटों पे हैं, शिवसेना जैसे आप 44 सीटों पे हैं, आपसे तिगुना है बीजेपी, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी का जादू नहीं चला। कमाल की बात है। उनके लिए भी परेशानी का सबब है, लेकिन आपके लिए परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी है। उनका जो लोकसभा का परफॉर्मेंस है उसके मुकाबले में वो बहुत कम है। जो सर पहले उन्होंने आपकी बहुत जबरदस्त धुलाई की, इस बार भी धुलाई की, थोड़ी कम, लेकिन धुलाई तो धुलाई हुई। मतलब कि कितनी बुरी तरह से हारे आप इस पे जिद कर रहे हैं, बताइए कमाल की बात। उनकी जो पॉपुलैरिटी, थावरचंद गहलोत के पास चलते हैं, अलग बात है, थावरचंद गहलोत के पास चलते हैं, भी अलग बात है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री। गहलोत साहब, दिवाली तो अच्छी रही बीजेपी के लिए, लेकिन मानेंगे कि बम्पर दिवाली नहीं रही। जो आपने कहा महाराष्ट्र की जनता को कि हमें पूर्ण बहुमत दो, महाराष्ट्र की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया, ये झटका है बीजेपी के लिए? नहीं, झटका नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत है। आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें विधायकों की संख्या में 3-4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, इसको भारी जीत कहेंगे हम। और अभी जो स्ट्राइक रेट की बात हो रही थी, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बनाने की स्थिति में है और सरकार बनाएगी। चलिए, क्रिकेट के अलावा कोई टर्मिनोलॉजी है नहीं बीजेपी के पास, उधर मैन ऑफ द मैच और कैप्टन की बात होती है। अब लेकिन नितिन गडकरी अब से कुछ ही देर में कुछ बोलने वाले हैं, बहुत दिलचस्प होगा, महत्वपूर्ण होगा। और इसी से राहुल, नितिन गडकरी पर एक बार बहस ला दें। थावरचंद गहलोत साहब मुख्यमंत्री में नहीं बनना चाहता, महाराष्ट्र में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर एक आपको सशक्त आदमी चाहिए जो महाराष्ट्र में शिवसेना को नियंत्रण में रख सके, तो वो गडकरी साबित हो सकते हैं। सच है? देखो, निश्चित रूप से गडकरी साहब योग्य हैं, सक्षम हैं। पहले भाजपा शिवसेना सरकार में वो मंत्री का दायित्व निभा चुके हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी केंद्रीय मंत्री हैं, वो सर्वथा योग्य है। पर चलिए, गडकरी इस वक्त पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, आइए हम आपको सीधे वहां लिए चलते। घर के बाहर खड़े इसलिए सम्मान के लिए आई नो सर, पर आप ये खड़े रहते अच्छा नहीं लगता। सर हर एक चैनल के साथ लाइव कर दीजिए ना, गेस्ट लाइव सीधा स्टूडियो से। Why not, sir? एक बार मैं कह देता हूँ, फिर आप। सर हम लोग अपने घरों से सुबह 4 बजे निकले और 5 बजे में जावड़ेकर जी के घर के सामने थे, और सर यहाँ पे हो गया, एएनआई का हो गया सर। अब तक तो 2 सवाल हो जाए, लाइव यूनिट आ गए ना उसमें।
वस्तू बाइट देता था, हाइट बोला, हाँ बाइट देता था। हो गया, एने वाला आ गया, चलो लाओ जल्दी लगा। नहीं बोलो, बना रही है। गडकरी कहने के लिए तो ये कहते हैं कि वो मुंबई नहीं जाना चाहते, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन इनके इर्द गिर्द कई लोग हैं जो कहते हैं कि इनके मन में बहुत लड्डू हैं। अगर मौका मिल जाए मुंबई जाने का, चीफ मिनिस्टर बनने का, तो वो उसको पकड़ लेंगे। और क्यों नहीं, अगर आप यहाँ पे मोदी के साथ हैं दिल्ली में, तो आप एक मंत्री हैं, सब जगह मोदी मोदी छाएंगे, आपको उनके नीचे काम करना है। सीएम बनने का मौका लगे तो बेटर है। सीएम बनना, चीफ मिनिस्टर बनना एक जो राजनेता है इस तरह के, उनके लिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे कहती हूँ हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत तुलना में केंद्रीय इवन कैबिनेट मिनिस्टर बनना। तो क्योंकि आप एक पूरी सल्तनत आपके हाथ में होती है जो अभी चलता है। साहब, आपको लगता है कि गडकरी जी जा सकते हैं वापस दिल्ली से मुंबई सीएम बनने के लिए? चलिए, गहलोत साहब से लगता है कि संपर्क टूट गया है। थावरचंद गहलोत साहब हालांकि कुछ देर पहले जब वो बोल रहे थे तो अभी प्रशंसा बस शुरू ही की थी उन्होंने, और जिस तरह के भारी भरकम नेता गडकरी हैं, हालांकि अब चाहे गडकरी ने बोलना शुरू कर दिया। पहले चलते हैं वहाँ। इस बार हम लोग उतनी सीटें जीते हैं। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को पहली बार अपने ताकत पर नंबर 1 की पार्टी बनाने का सौभाग्य मिला है। ये बात जरूर है कि हम पूर्ण बहुमत की अपेक्षा रखते थे, फिर भी ये भी जीत बहुत बड़ी है, और इसलिए मैं महाराष्ट्र की जनता को भी विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ उस नागपुर जिले में लगभग एक फॉर्म हमारा रिजेक्ट हुआ था, वह 100% सीटें हमने जीती है। 12 में से 11 सीटें मिली है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, और बाकी जगह वहाँ की जनता का भी मैं जो विश्वास उन्होंने बताया उसके लिए निश्चित रूप से आभार मानता हूँ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की नई लहर देश में चल रही है, और लोगों के मन में जो अपेक्षा हमारे केंद्र की सरकार ने निर्माण की है, उस अपेक्षा को निश्चित रूप में लोगों ने उसको समर्थन करके हमको ये समर्थन दिया है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी, देश विकास की ओर बढ़ेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और जो अपेक्षा है जनता की वो पूरी होगी। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हम 6 बजे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, हमारी लगातार आपस में चर्चाएं शुरू है, और हमारे अध्यक्ष अमित शाह आगे के बारे में, इसके बारे में जो भी निर्णय है वो घोषित करेंगे। क्या शिवसेना के साथ या किसके साथ जाएंगे? देखिए, 6 बजे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है, और मीटिंग में राजनीतिक स्थिति का पूरी तरह से आकलन करके हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी सबसे बात करके उचित निर्णय करेंगे, और 6 बजे के बाद आपको निर्णय नेचुरल है। आपके शिवसेना रही है, इतने सालों से गठबंधन रहा है, तो उनके साथ कंफर्ट है आपको? देखिए, पहली बात तो ऐसी मैं जो आपको बता रहा हूँ कि स्वाभाविक रूप से हमारी पार्टी में इन सब बातों का विचार चल रहा है, और हम आपस में भी लगातार मिल रहे, चर्चाएं कर रहे हैं, और निश्चित रूप से 6 बजे तक सबसे चर्चा करके इसके बारे में पार्टी अपनी अधिकृत भूमिका निश्चित बयान करेगी। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे पार्टी में आपस में डिस्कशन चल रहा है, बाकी भी स्थिति का हम अवलोकन कर रहे हैं, नतीजे अभी तक पूरे लगे नहीं हैं, और जिसके बाद संख्या एक बार निश्चित हो जाने के बाद 6 बजे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में मुख्यमंत्री पद के लिए आपको लगता है अब चीजें जो रिजल्ट आ गया है कि मुख्यमंत्री बनकर जाने के तैयार हैं? देखो, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि मैं दिल्ली में खुश हूँ, और दिल्ली में मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ बहुत अच्छे काम करने का मौका मिला है, और मैं देश के लिए गंगा जैसे बड़े बड़े प्रकल्पों का काम करना चाहता हूँ, और इसलिए बहुत पहले से मैंने कहा है कि मैं महाराष्ट्र में जाना नहीं चाहता। पार्टी इसके बारे में जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है और हमारे नेता है उसका उचित निर्णय करेंगे, और उसकी घोषणा 6 बजे के बाद होगी। थैंक यू। नरेंद्र मोदी का डबल धमाका हरियाणा में, जहां पर स्पष्ट एक तरह से सरकार बनती हुई हरियाणा की जबरदस्त बम्पर दिवाली आप कह सकते हैं। तो वहीं अगर हरियाणा का जिक्र करिएगा तो शायद ठीक है, स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन 25 वर्षों में
सेंचुरी कोई पार्टी नहीं मार पाई थी महाराष्ट्र की राजनीति में। इस तरह से खंडित राजनीति वहां पर चल रही थी। बहुत बड़ा रिस्क लिया नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने गठबंधन 25 साल पुराना तोड़ा और ये जोखिम लेते हुए आगे बढ़े और स्पष्ट तरीके से सबसे बड़ी पार्टी के कम से कम जो दूसरे नंबर पर है उससे डबल आंकड़े के साथ 60-61 देख लीजिए और यहां पर सीधे 120, एक स्पष्टता दिख रही है कि जनता ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया है। हाँ, स्पष्ट बहुमत नहीं है। सीधे रुक करते हैं, थावर चंद गहलोत साहब हमारे साथ हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी गहलोत साहब आप हैं, कुछ तो संकेत दीजिए कि ज्यादा मतलब क्यों अब दोनों दरवाजा आप खोल के बैठे हैं। आप ये कह रहे हैं कि स्वाभाविक एलाई, नेचुरल एलाई हमारा शिवसेना है, लेकिन एनसीपी के लिए भी दरवाजा आप खुला रखते हैं क्योंकि आपको शिवसेना को भी चाबी भरनी है। कुछ संकेत दीजिए गहलोत साहब। देखो, हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर चलते हैं और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड आज 6 बजे बैठने वाला है। परिणामों को देख करके क्या स्थिति बन रही है, क्या परिदृश्य बन रहा है, इसके आधार पर विचार विमर्श करके निर्णय करेंगे। और अभी कुछ कहूँ ये जल्दबाजी होगी और मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर हूँ, इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड में विचार विमर्श होकर जो निष्कर्ष निकलेगा वो आपके सामने हम सबसे पहले देने का प्रयास करेंगे। पर अभी कुछ कहूँ ये उचित नहीं होगा। पर इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में और हरियाणा दोनों जगह सरकार बनाएगी। ठीक है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य के रूप में चलिए ये बता दीजिए, थावर चंद गहलोत साहब की राय क्या है? देखो, व्यक्ति विशेष का महत्व संगठन में और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नगण्य होता है। सर्वानुमति से जो निर्णय होता है उसी को हम स्वीकार करते हैं और मेरी भी यही कार्यपद्धति हमेशा से रही है, इसलिए मेरी राय का ठीक है कोई औचित्य नहीं है। संगठन की राय में मेरी राय है। ठीक है, उद्धव साहब ने जो सामना में लिखा, नरेंद्र मोदी पर भी कई बार निशाना साधा, अलग अलग जगहों पर जाकर बोला, माफ कर देंगे ना ये सब? देखो, भारतीय जनता पार्टी गुणदोष के हिसाब से और जनता के हित में, महाराष्ट्र के हित में और देश के हित में सोच समझ करके विचार विमर्श करके निर्णय करेगी। और आप इंतजार करें, पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय आपके सामने जरूर आएगा और अच्छा निर्णय होगा और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह सरकार बनाएगी। चलिए ठीक है, मुझे पता है आज आप ज्यादा बोलने वाले नहीं। मुझे याद है भीड़ में ही, जी हाँ, भीड़ में ही नरेंद्र मोदी जब आए थे उन्होंने कहा था कि शरद पवार में छत्रपति शिवाजी महाराज वाला कोई गुण नहीं है। अचानक गुण तो नहीं देखने लगेगा उनमें? देखो, मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ महाराष्ट्र के विकास का सवाल है, जनता के हित का सवाल है, देश के हित का सवाल है। पार्टी विचार विमर्श करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखेगी और जो अच्छे से अच्छा निर्णय होगी वो निर्णय करेगी। ठीक है, नलिनी जी, कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं जल्दी से? मैं सुन नहीं पा रही हूं। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हम रुकते हैं यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण है। थावरचंद गहलोत साहब उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं जो आज शाम 6 बजे बैठक करने वाली है, ये तय करने के लिए कि 121 पर अटक गए हैं। अगर 144 पहुंचना है, 45, तो फिर बाकी के नंबर्स कहाँ से आएंगे? शिवसेना से क्या अलायंस करना है, या एनसीपी, या फिर कोई और नया तरीका? क्योंकि अन्य वगैरह के साथ तो बनता हुआ दिख नहीं रहा, मामला वहीं पर अटका हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर ये डबल धमाका है नरेंद्र मोदी के लिए। 4 से आप देख रहे हैं 48 का सफर हरियाणा में और 25 वर्षों में सेंचुरी के ऊपर कोई नहीं बढ़ा है महाराष्ट्र।